हेलो दोस्तों, कोटा यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंटों के लिए लागत लेखांकन से इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है हमारे ये प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली है। और इस चैप्टर में से श्योर है कि आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कंपटीशन एग्जामों में भी और काफ़ी जगह इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली क्या है और इससे रिलेटेड कुछ आगे इस वीडियो में या फिर आगे की वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को भी करेंगे। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है। प्रमाप लागत, पहले हम ये जानेंगे प्रमाप लागत क्या है। प्रमाप जो लागत है हमारी किसी वस्तु या सेवा की वैज्ञानिक मानकों के आधार पर प्लस साइंटिफिक स्टैंडर्ड जो है उनके बेस पर कैलकुलेट की गई या ज्ञात की गई एक टोटल कॉस्ट है। और हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में जो हमारी किसी भी वस्तु की टोटल कॉस्ट है वो सामग्री, श्रम और उपरिव्यय से मिलकर बनती है। तो प्रमाप लागत किसी वस्तु या सेवा की वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सामग्री, श्रम तथा उपरिव्यय की पूर्व निर्धारित लागत है। अब आता है कि प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का क्या काम है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उपयोग है। भाई हम कॉस्टिंग में प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का क्या यूज करते हैं, इससे हमें क्या फायदा है। तो प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के द्वारा, प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली के द्वारा जो आपकी जो प्रमाप लागत है, मतलब किसी भी वस्तु को बनाने से पहले, किसी भी वस्तु को बनाने से पहले वैज्ञानिक मानकों के आधार पर जो निर्धारित की गई लागत है वो प्रमाप लागत है। तो हमारी जो प्रमाप लागत है और एक जो वास्तविक लागत है, वास्तविक लागत कौन सी, जब किसी वस्तु को बना ली, हमने कंप्लीट कर ली और उसको बनाने में जो भी कॉस्ट आई है हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी आपकी, तो आप उस वस्तु को बनाने से पहले की प्रमाप लागत आपने क्या डिसाइड की थी, वैज्ञानिक मानकों पर। और उस वस्तु को बनाने के बाद जो आपकी वास्तविक लागत आई है वो प्रमाप लागत और वास्तविक लागत का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और इसका जो अंतर आएगा, तुलनात्मक अध्ययन करने पर जो हमें अंतर ज्ञात होगा उस अंतर को हम विचरण कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। के कारणों का जो वेरिएंस आया है हमारा, ये वेरिएंस किन कारणों से आया, भाई आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंट है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। और यह वेरिएंस हमारा जो आया है वो क्यों आया, मतलब अंतर आया तो क्यों आया। हो सकता है कि यह अंतर आपके फेवर में हो या आपके एडवर्स में हो सकता है। फेवर में कैसे, जैसे आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट किसी की मानी कि 1 लाख आनी चाहिए, आपका ये अनुमान था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, इस वस्तु की 1 लाख होनी चाहिए। और मान लो कि आपने जब उस वस्तु को एक्चुअल में बनाया और कॉस्ट आपकी 95,000 आई, तो ये कॉस्ट आपके अनुकूल रही है, आपके फेवर में रही है। लेकिन जब 5,000 कम आई तो क्यों आई, मतलब कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा ये कम क्यों हुई। इसका मतलब हमने जो स्टैंडर्ड मानक जो निर्धारित किए थे वो हमारे गलत हो गए फिर। और अगर ज्यादा आ जाती है मोर देन, तो वह भी क्यों आई। इन सभी कारणों का जो हम पता लगाते हैं क्यों आई, और उन कारणों का पता लगा करके हम क्या करेंगे, हमारी लागतों को नियंत्रित करेंगे। ये हमारी प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का मेन पर्पज होता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये विचरण किन कारणों से उत्पन्न होता है, विचरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं। इसे 1 मिनट। अब हमारे जो विचरण है, इसे हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस, अब ये जो वेरिएंस है, इन वेरिएंसों को भी हमने 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया है। ये वेरिएंस, हमारे वेरिएंस आए वो क्यों आए, हो सकता है कि ये वेरिएंस आपके सामग्री के कारण आए हो, सामग्री लागतों के कारण आए
हो सकता है कि ये वेरिएंस आपके श्रम लागतों के कारण आए हो सकता है कि ये वेरिएंस आपके ऊपरी वे ओवरहेड कॉस्ट के कारण आए हो, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो टोटल कॉस्ट होती है उसके अंदर 3 फैक्टर इंक्लूड होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो जो हमारा प्रमाप लागत और वास्तविक लागत में जो डिफरेंट आया है, जो अंतर आया है, जो वेरिएंस आया है, वो वेरिएंस किसकी वजह से आया है? सामग्री की वजह से आया है, या लेबर की वजह से आया है, या फिर हमारा ओवरहेड की वजह से आया है। तो हम वेरिएंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। एक हो सकता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एक हो सकता है हमारा ओवरहेड वेरिएंस। अब जो कोटा यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस में ओनली मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस, श्रम लागत विचरण, केवल उनके कोर्स में 2 ही हैं। बाकी जैसे जो एमकॉम कर रहे हैं एबीएसटी से, उनके फिर ओवरहेड वेरिएंस भी आते हैं। और जैसे अभी आप कोई नेट की तैयारी करता हो स्टूडेंट, या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हो, तो फिर वहां पर ओवरहेड वेरिएंस भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बताऊंगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी बताऊंगा, और फिर बाद में मैं आपको यहाँ पर ओवरहेड वेरिएंस जो समझना चाहे उनके लिए मैं तो तीनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जिनको मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ना है वो केवल मेटेरियल कॉस्ट देखे, जिनको लेबर कॉस्ट वेरिएंस देखना है वो लेबर कॉस्ट देखे, और जिनको ओवरहेड वेरिएंस भी पढ़ना हो वो ओवरहेड वेरिएंस पढ़े। लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर में हमारे सिलेबस में मेटेरियल और लेबर कॉस्ट ही है, और ये दोनों मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये 2 ही है। तो हम एक एक करके जो बात करेंगे, तो आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वेरिएंस 3 टाइप के वेरिएंस है हमारे। हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेन पर्पज यही रहेगा हमारा, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और एक लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आप ये नाम लिख लो, फिर मैं एक को स्टार्ट करता हूं। अब हम बात करते हैं सामग्री लागत विचरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो ये सामग्री लागत विचरण क्या होता है समझना आप। देखो प्रमाप सामग्री लागत, मतलब जो सामग्री की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, मतलब आपने सामग्री की साइंटिफिक या वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सामग्री की कॉस्ट क्या डिसाइड की थी, भाई कितनी सामग्री लगेगी, किस रेट पे लगेगी, और ये टोटल कॉस्ट आएगी। किसी वस्तु को बनाने में हमने एक वैज्ञानिक आधार पर डिसाइड किया भी इतनी सामग्री तो लगेगी, और ये सामग्री हमें इस रेट पे मिलेगी, और टोटल इतनी लगेगी। तो प्रमाप सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत, प्रमाप सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत का अंतर आराम से आप लिखिए इनको, एक एक लाइन बिल्कुल धीरे धीरे लिखाऊंगा, आप लिखो इनको, बिल्कुल एक्चुअल नोट्स बना के रखो अपने पास। प्रमाप सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत का अंतर ही सामग्री
लागत विचरण कहलाता है। प्रभाव सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत का अंतर ही सामग्री लागत विचरण कहलाता है। अब ये तो सामग्री लागत विचरण क्या होता है ये हमने देखा, लेकिन जो सामग्री मेटेरियल कॉस्ट है, तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है हमारे स्टैंडर्ड मेटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट का जो डिफरेंट है वो हमारा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। लेकिन मेटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस है, तो अब इसमें भी हमें इसके भी क्लासिफिकेशन होता है। इसमें भी हमें ये देखना होता है कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो मेटेरियल की कॉस्ट में जो डिफरेंट आया है उसके भी तो कोई रीजन हो सकता है कि आपने स्टैंडर्ड जो सामग्री की रेट थी आपने माना था कि भाई 5 रुपए केजी आएगी, लेकिन एक्चुअल में जब आपने उस सामग्री को परचेस किया तो 6 रुपए केजी आई। तो हो सकता है कि सामग्री लागत में जो अंतर आया उस अंतर के पीछे सामग्री की रेट भी एक कारण हो सकता है, या सामग्री की क्वांटिटी। हो सकता है कि आपने ये डिसाइड करा था कि किसी एक वस्तु को बनाने में 10 केजी रॉ मटेरियल लगती है, ये आपने वैज्ञानिक मान को भी डिसाइड करा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आपने उसको बनाया तो 11 केजी लग गई। तो हो सकता है कि सामग्री की कॉस्ट को इफेक्ट करने वाले उसकी मात्रा भी हो सकती है, सामग्री की कॉस्ट को इफेक्ट करने के पीछे उसकी रेट भी हो सकती है, या सामग्री अगर मान लो कोई जो वस्तु है उसका प्रोडक्शन 2 वस्तु से मिलकर बनता है, एक्स और वाई 2 मिलाकर किसी वस्तु, तो आपने ये डिसाइड करा था भाई एक्स की 5 इकाइयां लगेगी और वाई की 2 इकाई मिलाकर हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन एक्चुअल में आपने एक्स की 6 वाई की 3 काम में ले लियो या वाई की 2 काम में ले लियो, तो जो मतलब 2 या 2 से अधिक सामग्री का जब यूज किया जा रहा था तो उसका आपने प्रमाप रेशो क्या डिसाइड किया था, और एक्चुअल में आपका उस सामग्री को यूज करने जो किया उसका रेशो क्या था। अगर ये भी डिफरेंट है तो सामग्री मिक्स वेरिएंस भी हो सकता है। तो इस तरह हम यहाँ पर सामग्री लागत जो विचरण है, देखो अभी आप इस धीरे धीरे समझ में आएगा कि सामग्री लागत जो विचरण है, पहले तो ये समझना है कि प्रमाप सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री जो लागत है का अंतर ही सामग्री लागत विचरण कहलाता है। लेकिन अब सामग्री लागत विचरण जो है ये भी क्यों उत्पन्न हुआ, इसके पीछे भी कई कारण है। या तो सामग्री की दर, सामग्री की यूज की गई क्वांटिटी, सामग्री अगर 2 या 2 से अधिक यूज की जा रही है तो उसका यूज करने का जो रेशो है वो हमारे कई कारण हो सकते हैं। तो इसके भी हम पार्ट बनाएंगे। देखो अब सामग्री लागत विचरण में कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा हो सकता है आपका, ये तो मेन है, पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है। फिर इसके ये क्यों हुआ, मटेरियल, क्या मटेरियल की प्राइस में कोई वेरिएंस था। तीसरा हम देखेंगे मटेरियल यूज वेरिएंस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीवी, इसको बोलते हैं एमपीवी, इसको बोलते हैं एमयूवी। चौथे नंबर पर हम देखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये तब निकालेंगे जब हम किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल का यूज करते होंगे तो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा। तो इसको बोलते हैं हम एमएमवी। और 5वें नंबर पर हम देखेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एमवाईवी, मतलब सामग्री उत्पादन विचरण। सामग्री हो सकता है कि स्टैंडर्ड जो आपने कॉस्ट डिसाइड की थी तो ये डिसाइड की थी कि हम 100 वस्तु पर क्या होगी, जबकि एक्चुअल में आपने 200 वस्तु बनाई, तो आपका जो प्रोडक्शन है आउटपुट स्टैंडर्ड का 100 है और एक्चुअल का
200 है तो कॉस्ट में डिफरेंट आना था, क्योंकि वो तो 100 यूनिट के बेस पर डिसाइड की गई कॉस्ट है और एक्चुअल में आपने 200 बनाई तो वो 200 की कॉस्ट है। तो हो सकता है कि आपके उत्पादन के कारण वेरिएंस आ रहा हो। और एक छठा होता है हमारा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, MSUV बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं MSUV। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ये मेटल इल्ड वेरिएंस और MSUV वेरिएंस एक दूसरे के इक्वल में है। देखो अगर आपके पास आउटपुट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो MYV कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो उस सिचुएशन में हम MSUV कैलकुलेट करेंगे। दोनों का आंसर सेम ही होता है, इसकी जगह पर ही इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये कोई अलग से नहीं है। जब हम MYV को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो तो उस सिचुएशन में फिर हम MSUV को कैलकुलेट करते हैं। तो आप सबसे पहले सामग्री लागत विचरण क्यों जनरेट होता है, सामग्री प्रमाप सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत का जो अंतर होता है वह हमारा सामग्री लागत विचरण कहलाता है। और सामग्री जो लागत विचरण है उसके भी एक क्लासिफिकेशन है कि सामग्री लागत विचरण किन किन कारणों से होता है। बट टोटल तो हमारा मेटेरियल लेबर और ओवरहेड के कारण होता है, लेकिन सामग्री के अंदर बात करें तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, एक मेटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है, एक मेटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा और एक मेटेरियल मिक्स वेरिएंस है, और मेटेरियल इल्ड वेरिएंस है और एक मेटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है। अब हम ये 6 टाइप की क्लासिफिकेशन है, इनको हम एक एक करके इनका प्रैक्टिकल करना प्रारंभ करेंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से वापस रिपीट कर देता हूं। प्रमाप सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत का जो अंतर है वह हमारा सामग्री लागत विचरण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम निम्न विचरणों की गणना करते हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हिंदी में अगर इसे कहते हैं सामग्री लागत विचरण, MCV। सेकंड है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री मूल्य विचरण, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर तीसरा है हमारा मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, सामग्री उपयोग विचरण, मेटेरियल यूजेज वेरिएंस। चौथा है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण अनुपात, और मेटेरियल इल्ड वेरिएंस, सामग्री उत्पादन विचरण। और लास्ट है मेटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, सामग्री उपयोग विचरण। देखो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका कोई कमेंट हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे क्या आप और कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हो तो आप ये मुझको कमेंट में लिख कर दे। अगर आपकी कंटिन्यू क्लास रखनी है अपन को तो फिर मैं, और एक तो आपको ये काम करना पड़ेगा, एक तो आप बुक्स अपने पास रखें। जैसे ये बुक्स आती है अपने कोटरा यूनिवर्सिटी में, तो RBD वालों की आती है, रमेश बुक डिपो की, ये ओसवाल माहेश्वरी गोयल, सॉरी एक मिनट लाइट, बीकॉम सेकेंड वालों के लिए कोटरा यूनिवर्सिटी में ये बुक चलती है अपने ओसवाल माहेश्वरी गोयल जैन अग्रवाल जैन, रमेश बुक डिपो का पब्लिकेशन है इसका। और आपको अगर प्रैक्टिकल सीखना है तो ये बुक्स रखें और मैं इसके फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ, तो आप उस बुक्स में से देख देख कर सीखना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आज मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को पढ़ेंगे बस, फिर कल हम मेटेरियल प्राइस वगैरह इनको भी देखेंगे। अभी मैं वीडियो डाल दिया, फिर आप अगर लगेगा अपन को तो लाइव क्लास भी लेंगे। अब अगर आप लाइव लेने तो अपन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने होंगे तो मैं लाइव ले पाऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं सामग्री लागत विचरण।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है एमसीवी, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में हम एमसीवी बोलते हैं। एमसीवी के बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। अब यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर यहाँ हमारा जो एस क्यू है, एस क्यू से क्या तात्पर्य है, यहाँ एस क्यू फॉर, यहाँ देखो अपन इसे लिखेंगे, यहाँ एस क्यू से तात्पर्य एस क्यू फॉर एक्चुअल, एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट से। यहां एस क्यू से तात्पर्य है एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट से। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स यह है कि हमें यहाँ जो एस क्यू लेना है वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो नहीं लेना है। यहाँ हमें जो एस क्यू यूज में आएगा वो कौन सा आएगा, एस क्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट यूज में आएगा। आप कहोगे ये क्या है सर, हमें समझ नहीं आया। जैसे मैं, आप ध्यान देना समझना, जैसे मान लो कि मैंने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड मानकों के बेस पर जब डिसाइड की थी, तो उस समय मैंने स्टैंडर्ड मानक ये माना था कि भाई एक यूनिट अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे 10 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट के लिए मुझे 10 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैंने जो अपना मानक डिसाइड किया है वो एक यूनिट आउटपुट पे डिसाइड किया है 10 केजी रॉ मटेरियल। लेकिन मैंने एक्चुअल में 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया और 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगी। तो अगर मैं उसकी कंपेयरिंग केवल 100 यूनिट की कंपेयरिंग 1 यूनिट से करूंगा तो ये सही नहीं है, ये कंपेयरिंग नहीं है। जो तो डिफरेंट आने था, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मेरी एक आउटपुट पे है, जबकि एक्चुअल में तो मैंने आउटपुट कितना किया 200। तो फिर तो मटेरियल में डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि 100 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होगी, 1 यूनिट के बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट कम होगी। तो ये तो डिफरेंट होना ही था। तो ये तुलनात्मक नहीं है। तुलनात्मक करने के लिए, कंपेयरिंग करने के लिए हमें स्टैंडर्ड को भी एक्चुअल के इक्वल में लेके जाना पड़ेगा। मतलब अभी आपने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई एक आउटपुट के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, एक आउटपुट के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। तो यह भी आपका जो एसक्यू है वो 10 केजी गिवन है, वो 1 यूनिट पर है। तो इस एसक्यू को आप पहले किस पर सेट करोगे, 200 यूनिट के लिए सेट करोगे, क्योंकि एक्चुअल में आपका आउटपुट तो कितना है, 200 यूनिट का है। तो आपका एसक्यू कैसा होना चाहिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। एसक्यू कैसा होना चाहिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए होना चाहिए। कि भाई अगर हम 200 यूनिट बनाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होगी, फिर एक आउटपुट के लिए तो आपके स्टैंडर्ड 10 केजी है, तो 200 के लिए क्या होगा आपका एसक्यू। तो फिर 200 यूनिट के लिए फॉर एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको अपना एसक्यू सेट करना है। तो ये कैसे निकलता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। देखो एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है एसक्यू एज पर गिवन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। एसक्यू जो आपको एच पर गिवन है
नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई में एक्चुअल आउटपुट। जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि भाई स्टैंडर्ड हमने आउटपुट कितना माना 1 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट को बनाने के लिए आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी डिसाइड की है 10 केजी, तो 10/1, लेकिन एक्चुअल में आपने आउटपुट कितना किया है 200, तो इसको मल्टीप्लाई 200 से कर देंगे तो हमारा एसक्यू किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ जो हम एसक्यू काम में लेंगे ना, यहाँ पर जो हम एसक्यू काम में लेंगे वो कौन सा एसक्यू होना चाहिए, हमारा एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट पे जो हमने सेट किया है वो वाला एसक्यू काम में आएगा। एसक्यू जो गिवन है वो काम में नहीं आएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी यहाँ पर। और इनके मीन्स क्या होते हैं ये बता देता हूं मैं। एसक्यू का मतलब, ये एसक्यू क्या होता है, एसक्यू होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एसपी का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। और इसी तरह एक्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी, और एपी का मतलब होता है आपका एक्चुअल प्राइस। मतलब स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या डिसाइड की थी यूज करने, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज कितनी हुई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आपने कितना यूज किया किसी प्रोडक्शन में, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब एक स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए या स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए आपने अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी डिसाइड की। आपकी जो स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या डिसाइड की थी, भाई इस रेट में मिल जाएगी मेटेरियल वैज्ञानिक मानकों पर, लेकिन एक्चुअल में आपने कितनी क्वांटिटी यूज की और एक्चुअल में वह मेटेरियल जो है किस रेट पर आपने परचेज की है या किस रेट की यूज की है आपने। तो ये एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या डिसाइड की थी वैज्ञानिक आधार पर, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी डिसाइड की है। तो ये हमारे एसक्यू, एसपी और एक्यू और एपी का हमें ध्यान रखते हुए हम एमसीवी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम एक फॉर्मूला और एमपीवी का भी लिख लेते हैं, या फिर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, नहीं तो इसका ऐसा करते हैं ना, इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी हम एमसीवी का। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो जिसको लिखना है। एमसीवी बराबर होता है एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी, और या फिर ये वाला फॉर्मूला कि इन दोनों को गुणा करने पर जो आती है वो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मेटेरियल होती है, और ये होती है टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल होती है। तो आप, और एसक्यू कौन सा चाहिए हमें, एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए, और एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट की गणना हम कैसे करते हैं, एसक्यू एच पर गिवन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट, और ये हमारे इनकी फुल फॉर्म। अब देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं अभी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा के बताता हूं यहाँ पर प्रैक्टिकल, जिससे आपको ये थोड़ा टॉपिक समझ में आएगा ना। मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके लिए। देखो इसी बुक का मैं क्वेश्चन नंबर जो है देखो ये बुक में बता रहा था आपको अभी, जो कॉटन इंस्टीट्यूट में चलती है लागत लेखांकन की, इस बुक का मैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी डाटा में यहाँ लिख दूंगा आपको। देखो ये हमारे एक सूचना है, यहाँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो हमें दे रखा है यहाँ 1 किलोग्राम मूंगफली के तेल के उत्पादन हेतु सूचना, 1 किलोग्राम मतलब आप 1 किलोग्राम तेल बनाना चाहते हो उसकी सूचना है। तो स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो कितना है आपका 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम तेल आप तैयार करना चाहते हो, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट आप क्या डिसाइड कर लिया 1 kg कर लिया। और ये कह रहा क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड नट, मतलब आपने कितनी मूंगफली काम में ली, मतलब यूज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूज ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब 1 kg ऑयल तैयार करने के लिए आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी डिसाइड कर रखी है 3 kg, मतलब 1 किलो तेल बनाने के लिए 3 किलो मूंगफली यूज होगी। ये आपका स्टैंडर्ड डाटा है। और आप कह रहे हो कि इसकी जो प्राइस है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है आपकी 15 रुपये
पर केजी। लेकिन अब नीचे कह रहा है एक माह के वास्तविक डाटा निम्न प्रकार है। वास्तव में, एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन आपकी देखो, एक्चुअल आउटपुट ये बता रहा है हमें 1000 केजी, 1000 केजी, मतलब एक्चुअल में आपने आउटपुट कितना करा, 1000 किलोग्राम तेल तैयार किया एक्चुअल में। जबकि आपने जब ये जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए तो केवल 1 केजी के लिए डिसाइड किए वैज्ञानिक तरीके से। और जो आपका एक्यू है, एक्चुअल में यूज ऑफ क्वांटिटी, एक्यू का मतलब होता है एक्चुअल यूज ऑफ क्वांटिटी, मतलब आपने 3500 केजी मूंगफली यूज की जब जाके आपका 1000 किलो तेल तैयार हुआ। 3500 केजी मूंगफली लिया आपने और उससे आपका 1000 केजी तेल तैयार हो गया। मतलब एक्यू का मतलब एक्चुअल में यूज ऑफ क्वांटिटी, एक्चुअल में यूज ऑफ, एक्यू मींस एक्चुअल में यूज कितनी करी आपने, क्वांटिटी 3500 केजी की, और एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ आपका, 1000 केजी हुआ। और ये कह रहा है एक्चुअल में आपकी जो रेट थी जो आप खरीद के लाए वो लाए RS 20 पर केजी, 20 पर केजी। इसका मतलब इस 1000 किलो तेल को तैयार करने के लिए आपने कितना माल खरीदा, 3500 किलो माल खरीदा। 1 किलो मूंगफली 20 रुपए की आती थी, मतलब मैं लगभग कहूं तो 70,000 रुपए का माल हो गया। मतलब आपने 70,000 रुपए की मूंगफली से कितना तेल बनाया, 1000 किलो तेल तैयार हो गया आपका। लेकिन अब देखो आप मोटा मोटा देखो, और यहाँ पर आपका डाटा क्या करते भाई, 3 किलो मूंगफली लगेगी 15 रुपए किलो, मतलब 45 रुपए का माल लगेगा। तो ऐसे देखे तो मैं हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट तो 45 ही थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी आई, 70,000। तो क्या अब आप सोचो, आप खुद सोचो, क्या तुलना कर सकते हैं क्या हम, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हमने 1000 आउटपुट की लागत है ये, और ये लागत किसकी है, ओनली 1 किलो की लागत है। तो ये तो अंतर आना ही था ना, 1 किलो की लागत की तुलना आप 1000 किलो की लागत से करोगे तो अंतर तो आएगा। तो ये तुलना का तरीका नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस एसक्यू को, ये जो एसक्यू है ना हमारा, ये 1 केजी पर है। ये जो एसक्यू है हमारा वो 1 किलो फिनिश प्रोडक्ट के लिए 3 किलो है। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे भाई अगर हम 1000 ही आउटपुट करते तो हमारा एसक्यू क्या होता। तो इसलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, नोट, आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एसक्यू एज पर गिवन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट। यह आपका एसक्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। तो एसक्यू में कितना गिवन, मतलब हमें कितना दिया गया है, एसक्यू में दिया गया है 3 केजी। लेकिन यह एसक्यू जो हमें दिया गया है वो किस आउटपुट पर है, 1 केजी पर। एक्चुअल में आउटपुट कितना है आपका, 1000 केजी। तो आपका एसक्यू कितना हो गया, 3000। आपका एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया, मतलब अगर आप 1000 आउटपुट करते हैं तो आपका एसक्यू कितना होना चाहिए, 3000 केजी होना चाहिए। ये हमने एसक्यू को सेट कर लिया। अब हम निकालेंगे एमसीवी की गणना करेंगे। अब हम एमसीवी की गणना करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, एमसीवी बराबर एसक्यू इंटू एसपी माइनस एक्यू इंटू एपी। अब हमारा एसक्यू ये वाला काम में लेंगे। यहाँ एसक्यू का मतलब किस एसक्यू से, हमारा एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमेशा ध्यान रखें ये फॉर्मूले में जो एसक्यू काम में आ रहा है वो कौन सा होना चाहिए, एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। और एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट की गणना हमें कब करनी है, जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में क्या हो, डिफरेंट हो। अगर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आउटपुट अगर अलग अलग है, यह हमेशा ध्यान रखें, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है तो हमेशा ऑलवेज आपको एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना ही होगा, और वही हमारे फॉर्मूले में यूज होगा। तो अब देखिए हम लगाते हैं 3000 केजी, और एसपी क्या है हमारी, एसक्यू तो हो गया हमारा 3000, और एसपी क्या है, 1 किलो की रेट है 15 रुपए, 3000 इंटू 15,
माइनस ए क्यू। एक्चुअल में हमने कितनी क्वांटिटी यूज की, 3500 केजी, और रेट क्या थी हमारी 20। अब हम ये देखेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये तो आएगा हमारा 45,000 माइनस 70,000, तो ये आएगा हमारा 25,000। और ये 25,000 जो आएगा हमारा, वो देखो हमने स्टैंडर्ड हमारी कॉस्ट कितनी आ रही 45, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हुई है हमारी 70। क्या ये हमारे फेवर में रहा? नहीं, हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड करा वो गलत हो गया, एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा आ गई हमारी। तो ये एक्चुअल कॉस्ट हमारे फेवर में नहीं रही, जो हमने डिसाइड करा उससे ज्यादा निकल गई, तो इसको हम बोलेंगे, इसको माइनस नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, बस ए लगा देंगे। ए का मतलब होता है एडवर्स। अगर यही आंसर आपके फेवर में होता, प्लस में आता है, ये ध्यान रखो, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ए लगा दो, और प्लस में आ रहा है तो ए की जगह फिर हम क्या लगाएंगे, एफ। एफ का मतलब यहाँ पर ये हमारे फेवर में है, और ए का मतलब ये हमारे एडवर्स है। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आई आपको ये बात? अब अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में लिखें, फिर मैं आपको और समझाऊंगा, और एक दो क्वेश्चन और मिस के करेंगे अच्छे जो भी हैं, और हम फिर मेटल प्राइस वेरिएंस, मेटल यूजेज वेरिएंस, मेटल मिक्स वेरिएंस ये कैसे निकलते हैं, इनको भी हम एक एक करके आपको बताएंगे। ओके।